नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने ब्रिटिश के द्वारा भारत का विलय देख लिया था और उसमें देखा था कि कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और उसके बाद फिर विदेश नीतियों पर भी देखें तो आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल म्यांमार युद्ध और फिर आंग्ल अफगान युद्ध भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत पर और उसके आसपास के क्षेत्र पर देखा जाए तो अंग्रेजों का पूरे में ही कब्जा एक तरीके से हो गया था। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। अब देखिए, भारत तो उनके हाथ में आ ही गया था, लेकिन वहां पर ब्रिटिश शक्ति जो है उसका विस्तार कैसे किया जाए, ये हम लोगों को देखना है ना। तो ये देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, इसको कैसे समझें। देखिए, भारत की जो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है वो हम लोग तीन रणनीतियों के तहत समझ सकते हैं। तीनों के तीनों आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम उसका एक बेहतर तरीके से रिवीजन कर लेते हैं और बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक तो आप लोगों ने पढ़ी होगी लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन नीति, ठीक है, जिसकी झलक हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी देख ली थी, आज उसको विस्तार में समझ लेंगे। एक देखी होगी आप लोगों ने बेलीजली की सहायक संधि नीति, ठीक। और तीसरी आप लोगों ने देखी होगी लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत नीति। तो इन्हीं तीनों के आधार पर अब अंग्रेज कैसे अपनी शक्ति का विस्तार भारत में कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन, ठीक। तो द्वैध शासन का मतलब आप लोग खुद समझ रहे हो, द्वैध का मतलब क्या होता है, दो शासन, है ना, दो शासन। तो अब दो शासन होने जा रहे हैं भारत में। अभी तक जो चल रहा था कि एक ही शासन चलता था और एक ही हाथ में सारी सत्ता रहती थी, लेकिन अब यहां से दो सत्ताएं आपस में बांट रही हैं, ठीक है। वो भी कैसे, देखिए वो भी अंग्रेजों की एक चाल है, जो मेन चीजें है वो अपने हाथ में रखेंगे वो, जिससे कि बाहरी कोई कह सके कि इंटरफेयर ना हो पाए और जो कमजोर चीजें हैं वो नवाब को दे दी जाएंगी। जैसे देखिए, कंपनी को क्या क्या मिल गया यहाँ पर, प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी और न्याय का अधिकार, ये कंपनी को मिल गया। और नवाब को क्या मिला यहाँ पर, आंतरिक शांति व्यवस्था, जिससे कि देखिए बाहर का कुछ नहीं मिला है। फौजदारी न्याय, ये भी एक छोटा न्याय है क्योंकि दीवानी तो यहाँ पर आ गई है ना। और प्रशासनिक दायित्व, ये मिल गए हैं नवाब को। और ये तीन चार चीजें मिल गई हैं यहाँ पर कंपनी को, क्या, प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी और न्याय का अधिकार, ठीक। अब कारण क्या थे इसके कि द्वैध शासन लगाए जाने का कारण क्या था कि वास्तविक चेहरा छुपाए रखना। मतलब देखिए क्या था कि जैसे मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट अपने हाथों में कंपनी शासन पूरा लेती तो कहीं ना कहीं इसका विरोध हो सकता था कि हमारे नवाब को हटा दिया गया, और उसकी जो रणनीति थी वो समझ में आ सकती थी दूसरे के, ठीक है। तो उन्होंने वास्तविक चेहरा छुपाए रखा, मतलब वास्तविक चीजें अपने हाथ में ले ली, लेकिन नवाब को कह सकते हैं कि सिंहासन पर बैठाए रखा, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा है विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करना। देखिए, जब जब मान लीजिए किसी राज्य में आपका इंटरफेयर पूरा हो ही गया है, तो विदेशी शक्ति उसमें इंटरफेयर कर नहीं पाएंगी, बाहर से विदेशी शक्ति आ नहीं पाएंगी, क्योंकि मुख्य चीज है तो आप लोगों ने प्रशासन अपने हाथ में ले रखा है, न्याय का अधिकार, राजस्व वसूली ये अपने हाथ में ले रखी है। तो इससे विदेशी कंपनियों का कोई भी नियंत्रण, जैसे उस समय उन्हें फ्रांस का सबसे ज्यादा डर था, है ना, ब्रिटिश को सबसे ज्यादा डर किसका था, फ्रांस का, क्योंकि अभी भी वो लोग बचे हुए थे। तो उन्होंने इसका भी डर समाप्त कर दिया। जो भी विदेशी कंपनियां थी उनको नियंत्रित करने के लिए भी ये द्वैध शासन एक तरीके से लागू किया गया। फिर इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय। देखिए क्या होता, अगर कंपनी पूरा शासन अपने हाथ में ले लेती तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड की जो संसद थी वो भी हस्तक्षेप कर सकती थी कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप व्यापार के लिए गए हो तो व्यापार करिए। ये तो एक तरीके से देखा जाए कि पूरा शासन ही आपने अपने हाथ में ले लिया। तो इसके भय से भी उसने द्वैध शासन की नीति को अपनाया, ठीक है। अब तीनों रीजन आपके समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट उन लोगों को हुए, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिली, ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको प्रशासकीय सुविधा मिल गई बेहतर तरीके से, ठीक। बाहरी संघर्ष से बचाव हो गया, क्योंकि अंदर वो जब मान लीजिए ये कोई क्षेत्र बंगाल ही को ही मान लीजिए, तो बंगाल में जब ब्रिटिश पूरी तरीके से फैल गए तो बाहरी संघर्ष से तो उनका बचाव हो ही गया ऑटोमेटिक, क्योंकि बाहर से तो कोई आ नहीं जाएगा, अंदर वो लोग बैठे हुए हैं अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं। और आर्थिक लाभ, क्योंकि व्यापार पर पूरा कंट्रोल, देखिए हम लोगों ने देखा है ना, यहाँ पर राजस्व वसूली उनकी पूरी तरीके से चल रही है, तो आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है। तो वहां से आर्थिक लाभ भी कमाकर वो अपना पैसा कह सकते हैं कि इंग्लैंड भेज रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देख लेते हैं प्रभाव, इसके प्रभाव क्या हुए। उत्तरदायित्व का अभाव हो गया, है ना, उत्तरदायित्व का अभाव हो गया, शोषण, कुप्रशासन और अराजकता, ऐसी चीजों का, मतलब देखिए उत्तरदायित्व का अभाव कैसे हो गया, क्योंकि नवाब के हाथ में तो कुछ बचा नहीं है, सारी की सारी चीजें तो देखा जाए तो कंपनी के हाथ में है। तो कंपनी पर उत्तरदायित्व का अभाव इसमें देखा जा सकता है, ठीक। फिर शोषण, कुप्रशासन और अराजकता फैलने लगी, क्योंकि देखिए नवाब के हाथ में कुछ रहा नहीं है, कंपनी वहां पर ज्यादा वसूली करने लगी, है ना, क्योंकि कंपनी के हाथ में क्या है, राजस्व वसूली तो है ही ना, और दीवानी भी है, न्याय प्रथा, न्याय व्यवस्था भी है। तो शोषण होने लगा, प्रशासन
को अब कुप्रशासन में बदल गया, प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कोई लगाव तो है नहीं, उनका तो गोरी चमड़ी से लेना देना है, बाकी काली चमड़ी वालों को तो वो कुछ भाव भी नहीं देते थे। कुप्रशासन फैल गया और अराजकता भी फैलने लगी। कृषि का पतन हो गया, क्योंकि अब कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। और उद्योग धंधों का भी पतन हो गया, क्योंकि उद्योग धंधों का पतन कैसे हो गया, क्योंकि जो लोकल के जो भी उद्योग धंधे थे छोटे छोटे, उनको अंग्रेजों ने अपने तरीके से बंद कर दिया, या इतनी वसूली की गई कि उनको बंद करना पड़ा और अपने उद्योग धंधे उसमें फैलाए गए, है ना। क्योंकि व्यापार का मतलब ही होता है कि इंग्लैंड से चीजें लाकर इधर बेची जा रही हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं द्वैध शासन की आलोचना करते हुए एक ये स्टेटमेंट पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसलिए मैंने इनका लिख दिया है। इनका नाम है पर्सिवल स्पीयर। ठीक है, ये इंग्लैंड के ही एक इतिहासकार हैं। इन्होंने लिखा है कि खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया था किसको, द्वैध शासन को। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, कहीं आपसे पूछा जाए कि किसने द्वैध शासन को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया, तो वो बताया पर्सिवल स्पीयर ने। ठीक, फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ये पॉइंट आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस पर, ये कहीं पूछा गया है, पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछ लिया गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, आरओआरओ में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर बेलेजली की सहायक संधि। अब बताइए द्वैध शासन में कोई दिक्कत हुई? द्वैध शासन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो लॉर्ड क्लाइव का था। लॉर्ड तो इनके आगे लगाने नहीं चाहिए, लॉर्ड का मतलब तो भगवान होता है। ये लोग अपने नाम के आगे इसलिए लगा लेते थे कि महानता को प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा क्लाइव भी बोल सकते हो आज के समय, है ना। अब बेलेजली की सहायक संधि। अब सहायक संधि को देख लेते हैं भाई। सहायक संधि का मतलब क्या होता था कि मान लीजिए कोई दो देश हैं या दो राज्य हैं, ठीक है, तो ये आपस में अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई संधि कर रहे हैं तो उसको ही सहायक संधि कहा जाता था, कि भाई संधि समझौता हो गया कि अगर हम पे किसी ने युद्ध किया या आक्रमण किया तो आपको बचाना है, या आप पर किया तो हम लोगों को बचाना है। तो इसमें कुल मिला के क्या है, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु समझौता था ये एक तरीके से, ठीक है ना। मान लीजिए ये दो राज्य आपस में समझौता कर रहे हैं, फिर इस तीसरे राज्य ने इन पर आक्रमण कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सहायक संधि का मतलब अलग ही था। ये सहायक संधि एक तरीके से थोपी गई संधि थी, है ना। थोपी गई संधि कैसे, वो हम लोगों को अभी समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है सीधा सीधा कि भाई स्वीकार करने वाले राज्यों में से सबसे पहले किसने स्वीकार किया, या कभी भी पूछ सकता है, सन पूछ सकता है मिलाने के लिए। तो देखिए पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया, ये इतने जो थे ये पूछे जाते हैं। तो इनके सन भी याद रख लीजिएगा। हैदराबाद का क्या है 1798 व 1800, और मैसूर का है 1799। तो यहाँ पर 1798 याद रखिएगा, यहाँ 1799। तंजौर भी 1799 में, लेकिन दिसंबर में, ठीक है। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार 1803 में और सिंधिया 1804 में। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। तो ये हो गया इनका मिलन। अब इसको याद कैसे रखना है, मैं तो HMT से याद कराऊं, है ना। ये तीन आपको याद हो जाएंगे, तो तीन हो जाएंगे तो फिर आप समझ जाओगे, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, ये तीन याद कर लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर, ये भी जो राजस्थान के राज्य थे, इनको भी शामिल कर लिया गया था सहायक समझौता के तहत। ठीक, अब विशेषता देख लेते हैं। कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं दी जा सकती। देखिए जिसने भी सहायक संधि कर ली थी, उनसे अंग्रेजों का ये कहना था कि आप अब किसी भी कंपनी से, या उनके शत्रु जो भी राज्य है, किसी भी कंपनी जैसे फ्रांसीसी वगैरह की कंपनी, या फिर जो उनके शत्रु राज्य है, शत्रु राज्य किसके, अंग्रेजों के, उनसे आप सीधा कोई संधि नहीं कर सकते, या उनको यहाँ पर नौकरी पर नहीं रख सकते अपने राज्य में, ठीक है। वो अंग्रेजों से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, तब आप रख पाओगे। ठीक, दूसरा क्या था, कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकते। ठीक, कंपनी की अगर अनुमति नहीं मिली है तो आप किसी से ना तो युद्ध करोगे, ना संधि करोगे, ना मित्रता पूर्वक अपनी मित्रता कर सकते हो। तो ये भी सारे के सारे कंपनी के हाथ में चले गए। कंपनी की सेवा का खर्च रियासत को उठाना पड़ेगा। जो भी कंपनी रह रही है, मान लीजिए ये राज्य है, सहायक संधि के तहत यहाँ पर एक सेना रख दी अंग्रेजों ने, जबकि वो अपना फायदा देखते थे इसमें, लेकिन जो भी ये सेना रखी है, इसका जितना भी खर्चा हो रहा है वो इसी राज्य से ही वहन करना पड़ेगा। ठीक, इसी राज्य से वो लेते थे। तो ये थे इनके, कह सकते हैं कि इनकी ये विशेषताएं थी। अब लाभ इससे क्या हुआ कंपनी को, देसी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। जो देसी रियासतें थी, जहां भी वो लोग सहायक संधि अपना रहे थे, जैसे हम लोगों ने ये इतने देखे हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, है ना। तो यहाँ पर
फ्रांसीसी सेना का डर यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उनकी सेना बैठी हुई है अंग्रेजों की, तो यहाँ पर फ्रांसीसी तो घुस नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ये डर समाप्त हो गया। दूसरा लाभ क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्यों में कोई संघ नहीं बना सकता, है ना। अब जो अंग्रेजों के विरुद्ध अगर मान लीजिए यही राज्य है, अब जैसे मान लीजिए उस समय के जितने भी बड़े राज्य थे, जैसे कि मान लीजिए हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो सहायक संधि में मिला ही लिए थे। तो इन बड़ी रियासतों को मिलाने का मतलब है कि अब भारतीय राज्य में संघ के विरुद्ध मतलब कोई भी संघ नहीं बना सकेगा, एक बड़ा संघ नहीं बन सकता है, क्योंकि अंग्रेज वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ भूमिका निभाने लगी थी, क्योंकि देखिए दो बड़े राज्य मान लीजिए लड़ रहे हैं, तो इनका जैसे ही एक कोई अंग्रेजों के पास गया तो बस यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका अंग्रेज अपनाने लगे थे और उसको सहायक संधि के तहत उसके राज्य में एक सेना रख देते थे, है ना। यही तो उनका फंडा था। तो कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में भी मध्यस्थता बन गई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज क्विज भी देखी होगी आप लोगों ने ग्रुप में, तो ग्रुप में ये क्वेश्चन मैंने डलवाया था, इंदौर में के होलकर जो थे ना, इन्होंने कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीयूआईक्यू में, इसलिए यहाँ पर लिख लिया गया कि पूछा जाएगा आपसे कि ऐसे कौन से या तो मराठों के गुट से पूछा जाएगा या आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो वो था इंदौर, और इंदौर में होलकर। ठीक, ये आप लोगों को देख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी दो चीजें देख ली, एक तो देख ली है क्लाइव का द्वैत शासन देख लिया है, और उसके बाद बेलिजली की सहायक संधि देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति या हड़प नीति, है ना। इसी को तो हड़प नीति है, व्यपगत नीति या हड़प नीति। तो इसका सीधा सा फंडा क्या था कि जो भी राज्य था उसको हड़पने की कोशिश करता था डलहौजी। कैसे कि जिस राज्य में अगर मान लीजिए कोई राज्य है और वहां पर अगर राजा के कोई औलाद नहीं है या कह सकते हैं कोई संतान नहीं है, तो वहां पर सीधा सीधा वो राज्य वो अंग्रेजी अपनी सत्ता से उसको कह सकते एक तरीके से हथिया लिया जाता था और उसको कंपनी का मान लिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, अब इसको देख लेते हैं। व्यवगत सिद्धांत के अनुसार किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी अगर मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, है ना, गोद लिया हुआ पुत्र। तो सीधी सी बात है कि अगर वहां पर कोई संतान नहीं है तो गोद नहीं लिया जा सकता है, वो सीधा राज्य मिला लिया जाएगा अंग्रेजी शासन में। ठीक, अब श्रेणी इसमें बटी हुई थी, देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी कौन थी कि वो अंग्रेज के प्रभाव में कभी आई नहीं, कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे, तो यहाँ पर गोद लेने में कोई हस्तक्षेप नहीं था, चाहे तो वो गोद ले ले चाहे तो ना ले। तो ये थी पावरफुल रियासत। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे क्या थी, अब अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए, मतलब अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और अब यहाँ पर वो अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए। तो यहाँ पर उनको सहमति लेनी थी, अगर किसी को गोद लेते थे तो अंग्रेजों के द्वारा उनको सहमति लेनी होती थी। लेकिन तीसरे राज्य कौन से थे, इनका निर्माण ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों ने किया है। जैसे कैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे, जैसे मान लीजिए कोई दो लोग लड़ रहे हैं, एक भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा और अंग्रेजों ने इनकी सत्ता बचाई है। ठीक, तो अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर तो अंग्रेजों का इसमें हाथ हो ही गया ना। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर जैसे भी होगा तो वो अंग्रेजों के मान लिए जाएंगे। और अंग्रेजों ने यहाँ पर सीधा नियम बना था कि ये किसी को गोद नहीं ले सकते, है ना, ये किसी को गोद नहीं ले सकते। तो 3 स्टेट में इसने जो हड़प नीति थी डलहौजी की, वो 3 स्टेटों में इसने बांट रखी थी। श्रेणी थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में हो गया कौन कि जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, वो कभी अंग्रेजों के अधीन रहे ही नहीं, आज तक भी नहीं रहे, तो उनको गोद लेने में कोई हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं कर सकते थे, वो चाहे तो ले लें या ना चाहे तो मत लें। दूसरे में क्या था, अंग्रेजों ने अब वो जो भी स्टेट है वो अब अंग्रेजों के अधीन आ गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों की सलाह उनको लेनी पड़ेगी तब किसी को गोद ले सकते। लेकिन तीसरा स्टेट कैसा है, इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्माण ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों ने किया है, तो ये तो गोद ले ही नहीं सकते, है ना। ये 3 तरीके की श्रेणी बांट दी गई थी। निम्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य ने विलीन कर लिया था। तो ये राज्यों की आपसे लिस्ट पूछी जाती है, कौन कौन से राज्यों को किन किन को विलय कर लिया था इसमें, सतारा, जैतपुर, संभल, बलाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प नीति के तहत किसको विलय किया गया था, तो सतारा को किया गया था 1848 में, फिर जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बलाट 1850,
उदयपुर 1852, झांसी 1853, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, झांसी आपको याद रखना है 1853 में, और नागपुर 1854 में। ठीक है, ये याद रहेगा कि नहीं? तो इसका रख लीजिए आप एक कोड, सजे सब उलझन, है ना, उलझन, तो बस इससे हो जाएगा आपका। ठीक, कैसे? सा से हो गया सतारा, तय से हो गया सजय, सजय से हो गया जैतपुर, फिर सा से हो गया संभल, बा से हो गया बलाट, उल से हो गया उदयपुर, और झा से हो गया झांसी, और ना से हो गया नागपुर। ठीक, अब आप लोग इसको याद रख लोगे, सजे सब उलझन। ठीक, ये कोड आप याद रख लोगे तो ये सारे सीक्वेंस आपको याद हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने 3 नीतियां आप लोगों की कंप्लीट देख ली, और इसी के बाद अब 1854 के बाद यहीं से फिर 1857 की क्रांति हो जाएगी, क्योंकि यही व्यवगत की नीति थी, जो हड़प नीति थी, जिससे कि सबको बुरा लगा था, और एक इसने 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई। यही एकमात्र रीजन नहीं था, रीजन तो और भी थे, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें और रीजन भी समझ लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये भी रीजन था। ठीक है, तो ये 3 नीतियां हम लोगों ने पढ़नी है। अब आगे देख लेते हैं, देसी रियासतों के प्रति विदेश जो ब्रिटिश नीति थी वो क्या थी। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने 3 पार्ट में इसको बांट रखा है, घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, और अधीनस्थ संघ की नीति, और उसके बाद एक और देखना है, समान संघ की नीति, ये जो कि 1935 से 1947 थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घेरे की नीति, 1765 से 1813 तक की। रिंग ऑफ फेंस क्या थी? उद्देश्य क्या था? जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट। देखिए जैसे क्या था, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर बंगाल जीता था, है ना, तो बंगाल जीता तो उस समय यहाँ पर मराठा भी कह सकते एक तरीके से पावरफुल चल रहे थे, है ना, इस वाले एरिया में। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बफर स्टेट की इन्होंने पॉलिसी अपनाई कि बफर स्टेट अगर बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो इलाहाबाद की संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी बेहतर तरीके से, तो यहाँ पर अवध को बफर स्टेट बना दिया गया, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर मराठा हो गए, यहाँ पर बंगाल हो गया, और अवध को बना दिया बफर स्टेट, क्योंकि जो मराठे हैं वो अवध तक ही जाएंगे, फिर उसके बाद बंगाल के लिए नहीं जाएंगे। तो ये बफर स्टेट की एक पॉलिसी अपनाई गई, घेरे की नीति इसको कहा गया था। जो भी उनकी रियासतें थी उसको घेरे, और हस्तक्षेप की नीति पर बल दिया गया। ठीक, हस्तक्षेप की नीति पर भी बल दिया गया, वो भी घेरे की नीति के तहत दिया गया। बस इतना ही समझ लीजिए, जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा आप बेहतर तरीके से कर लोगे। फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये 1813 से 1858 के बीच थी। इसमें क्या था? ब्रिटिश औद्योगिक नीति पर बल दिया गया, जो ब्रिटिश की औद्योगिक नीति थी। क्योंकि क्या थी उनकी औद्योगिक नीति, कि भारत है ना, जो भारत से कच्चा माल भेजा जाए इंग्लैंड, और इंग्लैंड से वहां से जो कह सकते पक्का माल यहाँ पर लाया जाए। ठीक, तो ये हो गया उनकी औद्योगिक नीति। फिर मुक्त व्यापार नीति। मुक्त व्यापार नीति क्या? कि उनको पूरे भारत में मुक्त व्यापार पर बल देना था, है ना। इसमें क्या है कि सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई। जो सहायक संधि हम लोगों ने अभी पढ़ी है ना, तो सहायक संधि जैसी नीति इसी में अपनाई गई थी। सहायक संधि में क्या होता था कि कोई भी स्टेट है, अगर वो सहायक संधि कर रहा है अंग्रेजों के साथ, तो वहां पर वो अपनी एक सेना रख देते थे, और उसका खर्चा किससे रहते थे? इसी स्टेट से लेते थे या इसी रियासत से रहते थे। तो ये सहायक संधि जैसी एक नीति हो गई थी। ठीक, फिर अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी? 1858 से 1935, ये अधीनस्थ संघ की नीति का टाइम पीरियड है। इसमें क्या था? ऐसी नीति जिसमें भारतीय रियासतों को अलग ना रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। ठीक है, भारतीय रियासतों को अलग ना रखा जाए, लेकिन उसी में भारतीय प्रशासन को श्रेष्ठ स्थान दे दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग कर दिया गया। जो विलय की नीति थी ना, हड़प नीति और विलय नीति, इसका त्याग कर दिया गया, और महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। मतलब सुपर पावर अब यहाँ पर कौन बन गया? महारानी जी बन गई है। ठीक है, जो इंग्लैंड की महारानी थी वो यहाँ पर सुपर पावर बन गई है पूरे भारत में। ठीक, आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाकघर, सड़कें, प्रेस, शिक्षा व्यवस्था, राजनीति, एकीकरण पर भूमिका पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो उस समय देखिए रेलवे भी अंग्रेजों की देन है भारत में, डाक तार वगैरह भी उन्हीं की है, उससे पहले भी थी लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं थी। ठीक, सड़कें भी बढ़ाई गई, प्रेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, शिक्षा व्यवस्था, तो इसका अंग्रेजों ने तो लाभ उठाया ही है, लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीयों को भी मिल गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। फिर भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई। भारतीय रियासतें जो थी, लास्ट में हम लोगों ने देखा है बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें थी वो सारी की सारी ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई थी। तो ये था आपका अधीनस्थ संघ की नीति में। फिर समान संघ की नीति क्या थी? 1935 से 1947। अब क्या है, 1935 से ही तनाव बढ़ने लग गया था, क्योंकि एक जो प्रबुद्ध वर्ग था
गांधी जी भी यहाँ पर एक्टिव चल रहे हैं और भी लोग एक्टिव चल रहे हैं सारे के सारे। तो इनका था कि अब समान संघ की नीति, अंग्रेज और क्या अंग्रेज और क्या भारतीय, है ना, सब बराबर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो ये था समान संघ की नीति। तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, इसी के तौर पर क्या आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, है ना, इसी को शस्त्र बनाया गया था। और आपने देखा होगा क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की भी बात की गई। कहीं ना कहीं अंग्रेज उसमें देखा जाए तो इतना विरोध हो चुका था भारत में कि अब उनको भारतीय हितों की, चाहे भले ही थोड़ी सी बात क्यों ना करना पड़ रही थी, लेकिन करनी पड़ रही थी बराबरी से, है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। तो ये 1947 में हो गया। तो ये अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, तो अभी तो देखा जाए तो हम 1857 की क्रांति भी नहीं पढ़े, लेकिन उससे पहले इसको देख लिए। वो एक आप लोग इसलिए देख लिए हैं कि आपके माइंड में एक मैप बन जाए, है ना। और अब हम 1857 की क्रांति जब जैसे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखते जाएंगे, तो अधीनस्थ संघ की नीति और आपको बेहतर समझ में आ जाएगी 1935 तक, है ना। जितने भी आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, सारी की सारी इसी समय आ जाएंगी। और फिर उसके बाद समान संघ की नीति भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया है उसके बाद की बात करेंगे, 1947 तक, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो गया, है ना। तो वहां तक भी हमें समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है, लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन देख लिया है, बेलीज-अली की सहायक संधि देख ली है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत की नीति देख ली है। तो अब यहां पर क्या करना है, एक तरीके से इसका रिवीजन कर लेना है। और इसमें जो पूछा जाता है, जैसे बेलीज-अली की सहायक नीति जो है उसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये जो आपको राज्यों का सीक्वेंस याद रखना है कि किसको पहले में लाया गया था सहायक संधि के तहत, वो आप लोगों को देख लेना है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, फिर उसके बाद अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया। ठीक, और यहीं पर आप लोगों को देखना है जो डलहौजी की व्यवगत नीति थी उसके तहत कौन से राज्य को पहले मिलाया गया, तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, फिर बलाट, उदयपुर और झांसी। ठीक, और फिर उसके बाद लास्ट में नागपुर। तो इनके सन आपको याद रख लेना है, मैंने इनका एक फॉर्मूला भी आपको बता दिया है कि जिससे आपको ये याद रह जाएगा। ठीक, फिर देसी रियासतों को समझ लिया और देसी रियासत में घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति ये कंप्लीट कर ली और अधीनस्थ संघ की नीति भी कंप्लीट कर ली और उसके बाद समान संघ की नीति भी कंप्लीट कर ली। अब आगे की क्लासेस में हम लोग और भी चीजें देखेंगे और जल्दी जल्दी इसको डेली की डेली करते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।